हम लोग पिछले क्लास में बातें कर रहे थे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। इस बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल में हमने बातें किया था कि कौन कौन से गवर्नर नियुक्त हुए थे, और उस गवर्नर के बाद हमें देखना था भारत का पहला गवर्नर जनरल बना 1774 में, जिसे वारेन हेस्टिंग्स कहा जाता है, जो पहले बंगाल का गवर्नर बन के आया। लेकिन 1773 में एक एक्ट आया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, और उसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उसे क्या बना दिया गया, उसे गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी पर ओपीपीसीएस ने भी पूछा कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब की गई थी, तो इसका आंसर क्या होगा, 1774। यही क्वेश्चन बनाया यूपीएपीओ में भी कि भारत में प्रथम गवर्नर जनरल की नियुक्ति कब की गई थी, 1774। केवल उसमें टाइमिंग पूछा था, केवल उसमें क्या पूछा था, वर्ष पूछा था कि किस वर्ष नियुक्ति की गई थी, तो उसका आंसर क्या जाता है, 1774 में। अब यहाँ पे हम बातें करते हैं कि एक गवर्नर के रूप में, गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए, कौन कौन से कार्य किए गए, इसके बारे में हमें बातें करना है। तो हिंट डालते हैं वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर और फिर बाद में गवर्नर जनरल। 1772 से लेके 74 तक गवर्नर, और गवर्नर जनरल कब से कब तक, 1774 से लेकर 85 ये भी नोट कर लें। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल था। भाई जो अंतिम गवर्नर है वही गवर्नर जनरल बन गया, अंतिम गवर्नर और प्रथम गवर्नर जनरल था, प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे नोट कर लें। 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। स्टार बना के इंपॉर्टेंट कर लेंगे। दूसरा पॉइंट है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आगे नोट कर लें। इसके शासनकाल में कई घटनाएं घटित हुई जो निम्नलिखित है। शासनकाल में कई घटनाएं घटित हुई जो निम्नलिखित है। पहला, राजस्व बोर्ड का गठन। पहला, राजस्व बोर्ड का गठन, बोर्ड का गठन। अब यहाँ पे देखिए राजस्व बोर्ड, रेवेन्यू बोर्ड का गठन
कब किया गया? 1772 में, जब बंगाल का गवर्नर था वारेन हेस्टिंग्स। उसी बंगाल के गवर्नर के दौरान ही इसने एक रिवेन्यू बोर्ड का गठन किया, और इस राजस्व बोर्ड का गठन करने के पश्चात जो पहले राजकोष का हेड क्वार्टर मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी, जो नवाब था वो अपनी राजधानी कहाँ बनाता था? मुर्शिदाबाद। उसी मुर्शिदाबाद में था। उस राजकोष को ट्रांसफर करते हुए इसने बंगाल लाने का, कलकत्ता लाने का काम किया। उसको ट्रांसफर करते हुए कहाँ लाने काम किया? बंगाल से, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाने काम किया। ये नोट कर ले। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में राजस्व बोर्ड का गठन किया, राजस्व बोर्ड का गठन किया तथा कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया तथा राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया, मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। आगे नोट कर लें। अब यहां पे देखें, वारेन हेस्टिंग्स ने दूसरा काम किया, भूमि सुधार। भूमि में सुधार किया। और भूमि में सुधार कैसे किया? पहले भूमि क्या था कि भूमि से लगान कौन वसूल करेगा, भूमि से लगान कौन लेगा, ये तय नहीं था। ये बहुत बड़ी समस्या थी। किसान को शोषण बढ़ता जा रहा था, किसान पर लगान का बोझ बढ़ता जा रहा था, और बढ़ाने वाले कोई और नहीं, बढ़ाने वाले अंग्रेज ही थे। अंग्रेज किसी जमींदार को कह देते थे कि आप लगान की वसूली करो। किसान लगान नहीं दे पाता था, उसकी भूमि जब्त कर ली जाती थी, उसकी भूमि छीन ली जाती थी, उसकी भूमि सेठ साहूकारों के पास गिरवी रख दी जाती थी। वो लगान के चक्कर में किसान क्या करता था? पैसा सेठ साहूकारों से ले लेता, कहता था कि हमें लगान भरना है, हमारी जब फसल आ जाएगी तो हम बेच के आपका पैसा चुकता कर देंगे, आप ब्याज पे पैसा दे, ब्याज पे पैसा ले लेता था। और उसके बाद अब न इसके पास होता था और न उसकी जमीन छूट पाती। अब वो जो सेठ साहूकार था, महाजन था, वो महाजन पैसा दिया है तो अंग्रेजों को अपने पक्ष में मिला लेता था, अंग्रेजों को अपने पक्ष में मिला लेता था। और मिलाने के पश्चात कहाँ चला जाता था? कोर्ट में। कोर्ट में जाता था कि ये इतने दिन पहले पैसा लिए हैं, अभी तक चुकता नहीं किया, चुकता नहीं किए, और जब चुकता नहीं किए हैं तो फिर क्या होगा? वो सीधे सीधे एक तरह से जो न्यायाधीश थे वो अंग्रेजों के दोस्त थे, और अंग्रेजों के दोस्त कौन थे? सेठ साहूकार और महाजन जमींदार थे। अब वहां पे सीधे सीधे जो कचहरी से, कोर्ट से फैसला आता था कि आपने इतने दिनों से वादा किया था और पैसा नहीं देने के कारण आपकी भूमि किसके हाथों में सौंप दी जाती है? सेठ साहूकार महाजन जमींदार के हाथों में भूमि सौंप दी जाती है। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से जब भूमि सौंप दी जाती है तो फिर मामला ऐसे ही हो गया कि एक तरह से किसान अपने ही खेत में मजदूर बन गया। उसकी जो किसान था, जो खेत था, जो उसकी भूमि होती थी, वो चंद पैसों के लालच में छीन ली जाती थी और वो जमींदार के हवाले कर दी जाती थी। एक तरह से शोषण का कई जरिया था। इसने सोचा कि जमींदार पैसा वसूल लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं, हमें बहुत कम मात्रा में देते हैं, जमींदारों का विकास होता है, तो क्यों नहीं हम एक काम करें? यहाँ पे हम काम ये करें कि भूमि को हम एक तरह से ठेकेदारी व्यवस्था ला दें। एक वर्ष की बोली लगाने वाले व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको हम दे दें, ताकि हमारा राजकोष एक बार भर जाए,
बाकी लोग अपना लगान वसूल करते रहेंगे, लगान वसूल करते रहेंगे। इसलिए बोली लगाने वाले को इन्होंने ठेके पर भूमि से टैक्स वसूल करने की जिम्मेदारी देना शुरू कर दी, जिस व्यवस्था को ठेकेदारी या इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि बोली, जैसे कहीं पर भी बोली लगता है, लोग क्या करते हैं, लॉटरी लगाने वाले, ऑनलाइन चलता है ना सब, तो अपने घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके नाम डलवा देते हैं, किसी के नाम से तो कुछ निकल जाए। छोटा बच्चा, ठीक उसी समय जो जमींदार होते थे, जिनको लगान वसूल करना होता था, वो अपने 2-2 महीना 3-3 महीना के बच्चे के नाम भी लॉटरी निकलवाते थे कि किसी के नाम तो ठेकेदारी आ जाए। यहाँ पर देखा जाए तो एक बंगाल के जमींदार के 2 महीना के पुत्र के नाम है 100 एकड़ जमीन की इजारेदारी व्यवस्था मिली, ठेकेदारी व्यवस्था मिली थी उतनी लगान वसूल करने की। यानी कि ये तमाम तरह की, अंग्रेजों को तो फायदा हुआ लेकिन खामियां बढ़ गई, खामियां बहुत अधिक बढ़ गई। इसके कारण फिर यहाँ पे क्या करना पड़ा, इन खामियों के बढ़ने के कारण तुरंत इसे 1 साल के बाद समाप्त करना पड़ा, और 1 साल के समाप्ति के बाद फिर 5 वर्ष के लिए इस ठेकेदारी व्यवस्था को लागू कर दिया। इस ठेकेदारी व्यवस्था को लागू कर दिया, जैसे दारू का ठेका मिलता है, दारू का कैसे मिलता है, पहले 1 साल का मिलता था, अब 2 साल का, 2 साल का मिल रहा है। तो अब उसमें क्या है, सीधे सीधे टेंडर निकाला जाता है, लोग भरते हैं, भरने के बाद लोगों के नाम निकलता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी लॉटरी बोली लगता था, बोली लगता था कि इतना रुपया, इतना बीघा जमीन का ठेका है। अब उसमें जो लोग चढ़ जाते थे, जिनके पास पैसा रहता था, वो ले लेते, और जब पैसा दे के लिए हैं तो किसानों के साथ मरवत तो करेंगे नहीं, किसानों के साथ उदारता दिखाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने पैसा दे के और क्या निकाला है, ठेकेदारी लिया है, पैसा दे के ठेकेदारी लिया है। इसलिए उन्हें एक तरह से क्या था, एक तरह से ये ठेकेदारी वरदान साबित हुई। जो जमींदार थे, जो बिचौलिया थे, उनके लिए उन्होंने मुंह मांगा रकम कमाया, उन्होंने किसानों का शोषण किया, अपना भला किया। तो देखते हैं भूमि सुधार। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में 5 वर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया, ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया, ठेकेदारी व्यवस्था की शुरुआत किया। जबकि 1777 ईस्वी में 5 वर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था के स्थान पर 1777 में 5 वर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था के स्थान पर 1 वर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ठेकेदारी व्यवस्था के स्थान पर 1 वर्षीय ठेकेदारी व्यवस्था को लागू कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब यहां पे देखें, इसी के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही न्यायिक सुधार हुआ। और इस न्यायिक सुधार का मतलब क्या है? न्यायिक सुधार का मतलब है, जुडिशियल रिफॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर एक तरह से जुडिशरी में सुधार किया गया और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। ये वर्तमान का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, वो कलकत्ता का सर्वोच्च न्यायालय था, जो आगे चलकर जब कलकत्ता का हाई कोर्ट बना तो उसी हाई कोर्ट में उसका विलय हो गया। इसीलिए यहाँ पे कलकत्ता हाई कोर्ट का गठन हुआ, उसमें 4 न्यायाधीश नियुक्त किए गए। इस कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा एम्पे।
एलिजा एम्पे कलकत्ता हाईकोर्ट का न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश था, और उसी कारण देखा जाए वो वारेन हेस्टिंग्स का मित्र भी था। इसलिए जुडिशरी पहली बार इसके शासनकाल में जनरेट हुई, पहली बार इसके शासनकाल में लागू हुई। इसी कारण इसे न्यायिक सुधार का जन्मदाता भी कहा जाता है। न्यायिक सुधार का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग्स। ये नोट कर लें, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में 74 ईस्वी में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था। मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था, जबकि अन्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइट थे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कई बार पूछ दिया जाता है कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से कौन न्यायाधीश थे, कौन न्यायाधीश नहीं थे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय में कौन न्यायाधीश था, कौन न्यायाधीश नहीं था, यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे देखें, 4 न्यायाधीश थे, एक चीफ जस्टिस। कभी कभी चीफ जस्टिस का नाम पूछ दिया जाता है। वो कौन था? एलिजा एम्पे न्यायाधीश था। मुख्य न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेस्टर, हाइट, 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये पूछा जाता है क्योंकि इसी समय जो गवर्नर जनरल था उसके परिषद का भी गठन किया गया था, जिसमें कितने मेंबर थे? 4 सदस्य थे। उन्हीं में से कुछ सदस्यों को इसमें डाल देता है और पूछता है कि निम्नलिखित में से कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का कौन न्यायाधीश नहीं था? बाबरेल, फ्रांसिस, मानसन। ये देखा जाए तो ये किसके मेंबर थे? गवर्नर जनरल की जो काउंसिल गठन हुआ था, परिषद गठन हुआ था, उसके सदस्य थे। तो दोनों को टैली करके यहां से क्वेश्चन पूछता है। आगे देखते हैं, हाइट थे। इस प्रकार भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। इस तरह भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। आगे नोट कर लें स्टारना के। अगला देखते हैं और वो है बनारस की संधि। आगे है बनारस की संधि। बनारस की संधि 1773 ईस्वी। बनारस की संधि 1773 ईस्वी। ये नोट कर लें। अब यहां पे देखें, बनारस की संधि
किसके साथ की गई थी? फैजाबाद के साथ। फैजाबाद के नवाब के सुजाउद्दौला के साथ की गई। और इसी सुजाउद्दौला के साथ जब बनारस की संधि की गई तो इस संधि से उत्साहित होकर कि अब अंग्रेज तो हमारे साथ हो लिए, नवाब सुजाउद्दौला ने कहां पे आक्रमण कर दिया? रुहेलखंड पर आक्रमण कर दिया। और वहां से रुहेलखंड के सरदार हाफिज रहमत खां को मौत के घाट उतार दिया। 25,000 से अधिक रुहेला सरदारों को बरेली बुंदेल रुहेलखंड छोड़ने के लिए विवश कर दिया गया, छोड़कर उन्हें भागने के लिए विवश कर दिया गया और रुहेलखंड को अवध में विलय कर दिया गया। ये नोट कर ले, यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला, यह संधि अवध के नवाब सुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ। और वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ। के बीच हुआ। और इस संधि के तहत अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने, इस संधि के तहत अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने रुहेलखंड पर आक्रमण किया। रुहेलखंड समझ रहे ना, जो बरेली, रामपुर इत्यादि का क्षेत्र है, इसे रुहेलखंड कहा जाता है। रुहेलखंड पर आक्रमण किया और रुहेलखंड के सरदार, रुहेलखंड के सरदार हाफिज रहमत खां को मौत के घाट उतार दिया। हाफिज रहमत खां को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतार दिया। आगे नोट कर लें, स्टारना के उतार दिया। तथा 1774 में रुहेलखंड पर, 1774 ईस्वी में रुहेलखंड पर अवध के नवाब सुजाउद्दौला का अधिकार हो गया। अवध के नवाब सुजाउद्दौला का अधिकार हो गया। सुजाउद्दौला का अधिकार हो गया। आगे है अरोह फैजाबाद की संधि। सत्रह सौ 75 ईस्वी फैजाबाद की संधि 1775 ईस्वी। ये नोट कर ले, इस संधि के द्वारा अवध की बेगमों के, इस संधि के द्वारा अवध के बेगमों के संपत्ति के सुरक्षा की गारंटी, संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। सुरक्षा की गारंटी दी गई थी। इसी संधि के द्वारा बनारस पर, इसी संधि के द्वारा बनारस पर अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई थी। अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई थी।
स्वीकार की गई थी। अंग्रेजी सर्वोच्चता स्वीकार की गई थी। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये संधि जो अवध का नवाब था, जिसका नाम क्या था, आसफुद्दौला, आसफुद्दौला ने वारेन हेस्टिंग्स के साथ किया। और आसफुद्दौला ने कहा कि हमारे जो बहू बेगम है, जो विधवा बेगमें हैं, जो फैजाबाद में निवास करती हैं, उनकी संपत्ति और फैजाबाद की संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी आप। वारेन हेस्टिंग्स ने सुरक्षा की गारंटी ले लिया, लेकिन सुरक्षा की गारंटी लेने के पश्चात यहाँ पे ये आसफुद्दौला चला गया लखनऊ। अपनी राजधानी कहाँ बना लिया, लखनऊ को बना लिया। और लखनऊ को बनाने के पश्चात 1-2 महीना जब बीता, तो यहाँ पे अवध के बेगमों के पास सोना चांदी बहुत अधिक, और अंग्रेजों की उसी पर नजर थी, इसीलिए उन्होंने फैजाबाद की संधि किया। वारेन हेस्टिंग्स ने कहा वहां के जो रेजिडेंट था कि सब छीन। बहू बेगमें चिल्लाती रही, चीखती रही, रोती रही, लेकिन उनके संपत्ति को छीन। इसीलिए जब वारेन हेस्टिंग्स यहां से वापस लौटा तो उस पर महाभियोग चलाया। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस पर महाभियोग चलाया, और महाभियोग में एक पॉइंट ग्राउंड यह भी बना था कि फैजाबाद के संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी लिया था, तो फिर उनका संपत्ति छीना क्यों? एक तरह से ये अनैतिक व्यवहार के तहत उस पर क्या चला था, एक तरह से महाभियोग चला था। लेकिन बाद में उसे सभी महाभियोगों से बरी कर दिया गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये पर नोट कर ले, अवध की बेगमें रोती रही, चिल्लाती रही, स्टारना के अवध के बेगमें रोती रही, चिल्लाती रही। इस संधि के बारे में चर्चा हमने किया था जब अवध रियासत पढ़ाया था। चिल्लाती रही, लेकिन उनकी संपत्ति को छीन लिया गया, उनकी संपत्ति को छीन लिया गया। छीन लिया गया। आगे नोट कर लें, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के शासन में एशियाटिक सोसाइटी है बंगाल का गठन हुआ 1784। कहां पे गठन हुआ? 1784 में कलकत्ता में। नोट कर लें, इसका गठन 1784 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया। किसने गठन किया था? सर विलियम जोन्स ने किया गया। इसका गठन सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। इसका गठन सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। आगे नोट कर लें, इस संस्था के गठन करने का प्रमुख उद्देश्य भारत के संस्कृत के पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना था। पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद करना था। अंग्रेजी में अनुवाद करना था। अनुवाद करना था। अब यहाँ पे एक सवाल है कि कौन सी पुस्तक का अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद हुआ? हमने बताया था ना, भगवत गीता। और भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? बिल किंसन।
भारत में न्यायाधीश थे। जो इसकी स्थापना की है वो भी भारत में न्यायाधीश थे, सर विलियम जोन्स। विलियम जोन्स भी क्या थे, भारत से। और विल्किंसन भी भारत में न्यायाधीश थे। और विल्किंसन ने ही सबसे पहले किसका अनुवाद किया, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया, जो कई बार पूछा जाता है। इस संस्था के सदस्य थे और इस संस्था के जो संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इन्होंने मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद, कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद, हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया, अंग्रेजी में अनुवाद करने का काम किया। आगे देखते हैं, अला है और वो है नंद कुमार पर महाभियोग। नंद कुमार पर महाभियोग, नंद कुमार पर महाभियोग 1775। अब यहां पे देखें नंद कुमार कौन था। नंद कुमार मुर्शिदाबाद का पूर्व दीवान था। नंद कुमार मुर्शिदाबाद का पूर्व दीवान था, बंगाल के नवाब का दीवान रह चुका था। लेकिन वारेन हेस्टिंग्स इसे देखना पसंद नहीं करता। वारेन हेस्टिंग्स ने सोचा कि इसको कैसे फंसाया जाए, कैसे फंसाया जाए। इस फंसाने के लिए पूरी षड्यंत्र रचा उसने, और फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा। और उस षड्यंत्र में क्या कहा, उसने कहा कि नंद कुमार मेरे ऊपर, मेरे जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि मैंने घूस लिया है। और किस मैटर में घूस लिया है, घूस लिया है जो मुन्नी बेगम है, मीर जाफर की पत्नी मुन्नी बेगम, उस मुन्नी बेगम ने मुझे घूस दिया है अपने अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बादशाह बनाने के लिए। नजमुद्दौला चूंकि बादशाह बन चुका था और उसमें कुछ घूस लिया था, इसने घूस लिया था। घूस लेकर ही अल्पवयस्क के पुत्र को, मीर जाफर के पुत्र को गद्दी पर बैठाया था, अवध का नवाब बनाया था। लेकिन नंद कुमार ने कहा नहीं था। लेकिन नंद कुमार को क्या करना था, लपेटना था, उसे मारना था इसको। इसलिए इसने पूरी एक कहानी बनाई कि नंद कुमार मेरे जैसे ऊपर व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन कर रहा है, आरोप लगा रहा है कि मैंने घूसखोरी किया है। किसको, नवाब बनाने के लिए, नजमुद्दौला को नवाब बनाने के लिए। इसलिए ये मैटर पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में इसने एक रिट दायर करवाया, मैटर को केस चलवाया कि मेरे जैसे प्रतिष्ठित गवर्नर जनरल के ऊपर ये आरोप लगाना मेरे गरिमा को कम करता है। ये नंद कुमार ने ऐसा कैसे कह दिया, इसकी जांच हो। पूरा एक तरह से झूठा आरोप पत्र कहवाया। इसका मित्र ही था इलिजा एम्पे। कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था, इलिजा एम्पे। इलिजा एम्पे से कहा कि इसको लटका दो फांसी के फंदों। और इस तरह देखा जाए तो जो नंद कुमार था, उस नंद कुमार को झूठे आरोप बनाकर फांसी के फंदों पर लटकाने का काम किया, लटकाने काम किया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इसीलिए इस बात को लेकर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चला। इस बात को लेकर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चला, जिस महाभियोग में यह था कि नंद कुमार बेकसूर था, निर्दोष था, तो फिर उसे फांसी की सजा क्यों दी, फांसी की सजा क्यों दिलाया। इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे नंद कुमार का भी मैटर, फैजाबाद संधि का भी मैटर, अवध के बेगमों के संपत्ति की सुरक्षा का मैटर, ये सभी मैटरों को मिलाकर ही एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो मेंबर था, संसद का सदस्य था बर्क, उस बर्क ने इस पर महाभियोग चलाने का काम किया। तो देखते हैं नंद कुमार पर महाभियोग। नंद कुमार मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था। नंद कुमार मुर्शिदाबाद का
भूतपूर्व दीवान था, मुर्शिदाबाद का भूतपूर्व दीवान था। इसने वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि वारेन हेस्टिंग्स पर आरोप लगाया कि मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम से अल्प वयस्क नवाब मुबारक दौला का संरक्षक बनने के लिए मुबारक दौला का संरक्षक बनने के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 3.5 लाख रुपया घूस लिया है। घूस लिया है। ये नोट कर ले, स्टार बना के। वारेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार पर एक जालसाजी का मुकदमा दायर किया। नंद कुमार पर जालसाजी 420 420 जालसाजी का मुकदमा दायर किया और मुख्य न्यायाधीश इल्जा एमपे की मदद से किसको फांसी पे लटका दिया? नंद कुमार। मुख्य न्यायाधीश इल्जा एमपे की सहायता से नंद कुमार को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। आगे नोट कर लें। इस मुकदमे को न्यायिक हत्या के रूप में भी जाना जाता है। न्याय के आड़ में की जाने वाली हत्या न्यायिक हत्या है। इसे न्यायिक हत्या भी कहा जाता है। अब यहाँ वारेन हेस्टिंग्स जब यहां से वापस लौटा तो इस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चलाया गया। और ब्रिटिश संसद में महाभियोग किसने चलाया? बर्क ने चलाया, जो बर्क ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर था। और अंग्रेज गाली कैसे देंगे? अंग्रेजों के द्वारा इसने कहा कि ये नेवला है। कौन नेवला है? वारेन हेस्टिंग्स झूठे बैलों का ठेकेदार है। इसने एक तरह से भारत में केवल भ्रष्टाचार किया, भारत में केवल लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया, कुछ लोगों को जालसाजी में फंसाया और फिर उनकी हत्या की। इसलिए इस पर महाभियोग चलना चाहिए। 1788 में महाभियोग दायर हुआ और 1795 तक चला। 1795 ईस्वी तक ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस महाभियोग को चलाया गया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं। वहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट बाद में एग्री यही हुई कि इसने जो भी काम किया
वो ब्रिटिश सरकार के प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे सभी आरोपों से बरी कर, सभी आरोपों से बरी कर। तो इस तरह देखा जाए तो इसे सभी आरोपों से बरी करने का काम किया। तो देखते हैं महाभियोग। वारेन हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र वारेन हेस्टिंग्स भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर बर्क ने महाभियोग दायर किया। वर्क ने महाभियोग दायर किया, महाभियोग दायर किया, दायर किया। आगे नोट कर लें, स्टारना के दायर किया, ए नोट कर लें। बर्क ने हेस्टिंग्स को चूहा, नेवला, चूहा, रैट, चूहा, नेवला, झूठे बैलों का ठेकेदार, अन्याय का मुखिया इत्यादि नामों से संबोधित किया। अन्याय का मुखिया इत्यादि नामों से संबोधित किया। यह मुकदमा 1788 से यह मुकदमा 1788 से 1795 ईस्वी तक चला। 88 से 1795 ईस्वी तक चला, ईस्वी तक चला। परंतु संसद ने उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया, सभी दोषों से मुक्त कर दिया। अब यहां पे देखें, यहां पे 2-3 सवाल और भी है। वारेन हेस्टिंग्स ऐसा गवर्नर था, गवर्नर जनरल था जो अरबी, फारसी, उर्दू, बंगाली, हिंदी इन सभी विषयों का ज्ञाता। तो कई बार पूछ जाता है कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जो अरबी, फारसी, उर्दू, बंगाली सभी विषयों को जानता था। उसमें एक लाइन में आंसर किसको लगाना है? वारेन हेस्टिंग्स। इसने 1784 ईस्वी में कलकत्ता में एक मदरसा की भी स्थापना करने का काम किया था। कलकत्ता में एक मदरसा भी स्थापित करने का काम किया था। ये नोट कर ले स्टारना के। वारेन हेस्टिंग्स अरबी, फारसी, अरबी, फारसी, बंगाली, अरबी, फारसी, बंगाली, उर्दू इत्यादि भाषाओं का जानकार था, इत्यादि भाषाओं का जानकार था। भाषाओं का जानकार था। आगे नोट कर लें, वारेन हेस्टिंग्स ने भारतीय भाषाओं में रुचि लिया। स्थापना के पठन करेंगे। भारतीय भाषाओं में रुचि लिया और 1784 में
कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना किया, मदरसा की स्थापना किया। मदरसा की स्थापना किया। स्थापना किया। आगे देखते हैं, और वो है स्थापना किया। अब इस तरह देखे जाए तो वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में इधर आंग्ल मराठा युद्ध है, इधर आंग्ल मैसूर युद्ध है, दोनों युद्ध चल रहा था। ऐसे सिचुएशन में अब ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अगला गवर्नर जनरल तैनात कर दिया, जिसे लॉर्ड कर्नवालिस कहा जाता है। लॉर्ड कर्नवालिस को भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजा, क्योंकि अमेरिकी उपनिवेश का पतन हो चुका था और अमेरिका में ब्रिटेन की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस नेतृत्व कर रहा था। उसे ये बात पता था कि कैसे अमेरिका में अंत हुआ, इसलिए अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ के मामलों में बहुत अधिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा है, आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा है, लगातार एक तरह से युद्ध के तनाव के वातावरण है। अगर हर कोई यहाँ पे विदेशी शक्तियां एक साथ है, विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने लगी तो ब्रिटेन का पराजय सुनिश्चित हो जाएगा, ये भी उपनिवेश हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसीलिए लॉर्ड कर्नवालिस को ये कहते हुए भेजा गया कि किसी से लड़ना नहीं, आपको केवल ब्रिटिश साम्राज्य को, ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य को सजोना है, उसे सुरक्षित रखने का काम करना है, सुरक्षित रखने का काम करना है। इस तरह यहाँ पे कहकर भेजा गया, लेकिन इसने चाबी ही नहीं दिया। इसने कहा कि अभी हम गवर्नर जनरल छोड़ेंगे ही नहीं। 1 साल तक लटकाए रहा। इसी कारण 1 साल के बाद जब बहुत अधिक दबाव पड़ा तब त्यागपत्र देकर यहाँ से वापस गया। जब वापस गया तो फिर इस पर क्या चला? महाभियोग चला, इम्पीचमेंट चला। कहाँ पे? ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहीं पर नोट कर ले। अगला गवर्नर जनरल बन के आता है लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस ऐसा गवर्नर जनरल है जिसकी मृत्यु कहां पे हुई थी? गाजीपुर। गाजीपुर में इसका कब्र है, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। और 1786 से लेकर 93 ईस्वी तक भारत में रहा। 1786 से लेके 93 तक भारत में रहा। अब यहाँ पे देखें, लॉर्ड कर्नवालिस के शासन काल में कई काम, उन सभी कामों को हम लोग देखेंगे। वहां पे देखें, उसको हमने दोनों को बताया था उस समय, वारेन हेस्टिंग्स, इसलिए नहीं लिखाया। वहां पे 2 क्वेश्चन है, हमने पहले ही बता दिया है। अगर नहीं लिखे होंगे तो आप लोग लिख भी लेंगे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की प्रथम आंग्ल मैसूर? द्वितीय आंग्ल मैसूर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? वारेन हेस्टिंग्स। उसी के शासन काल में कौन सी संधि हुआ था? मंगलौर की संधि। 1784 में जब मंगलौर की संधि हुआ तो यही वारेन हेस्टिंग्स क्या हुआ? बौखला गया। और बौखला के क्या कहा कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, लगता है कि ब्रिटिश साम्राज्य को खोने के लिए ही पैदा हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य को खोने के लिए ही पैदा हुआ है। कौन कहा? यही वारेन हेस्टिंग्स ने कहा। और दूसरा है, और वो है 1782 का सालबाई की संधि, क्योंकि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी किसी के शासन काल में हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। तो ये दोनों सवाल पहले बताए थे, नहीं लिखे हो तो इसमें जोड़ लेंगे। वारेन हेस्टिंग्स वाले में, वारेन हेस्टिंग्स में जोड़ लेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जोड़ लेंगे वारेन हेस्टिंग्स में ही। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 75 से लेके 82,
तथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेके 84 इसी के शासन काल में लड़ा गया था। 1780 से लेके 84 इसी के शासन काल में लड़ा गया। आगे देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन के आया तो इसने देखा कि भारत में दास व्यापार चरम पे, भारत के लोगों को दास बनाया जाता है और दास बनाए जाने के पश्चात इन्हें कहाँ भेजा जाता है? दास बनाकर भेज दिया जाता है यूरोप, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम देशों में भेज दिया जाता है। दास व्यापार चरम पे था। बड़े बड़े नावों पे लोग यहाँ के लादे जाते थे और यहाँ से विदेश भेज दिए जाते थे गन्ना की खेती करने के लिए, आलू की खेती करने के लिए, तमाम तरह के चीजों को करने के लिए उन्हें भेज दिया जाता था। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से क्या हुआ, एक तरह से इस पर इसने रोक लगाने का काम किया, प्रतिबंध लगाने का काम किया। तो पहला काम देखते हैं, दास व्यापार पर रोक। एक बार झारखंड पीसीएस के प्री में पूछा कि किस गवर्नर जनरल ने दास व्यापार पर रोक लगाया था? दास व्यापार पर रोक, तो उसका आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये नोट कर लें। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में 89 में दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया। दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया। व्यापार पर रोक लगाने का काम किया, इस समय दास यूरोपीय देशों में भेजे जाते थे तथा उनका विक्रय किया जाता था। तो बाकी बातें हम लोग कल